Hi friends, good morning to all of you. This is Alam. Today I have brought this session for all of you that in this class we are going to discuss about the fundamental rights, that which rights are available for the citizens of India and which rights are available for the foreigners. Here we will describe all about it. Now you have to watch and you have to listen my words very carefully, because these are very important facts which are asked during the examinations period. I mean to say that during the competitive examination these types of questions often asked. So before starting the class, I would like to say to all of you that please subscribe this channel more and more, share and like more and more, because I'm working hard for all of you. अब मैं यहाँ पे बहुत मतलब आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका फ्रूट जो है वो मुझे मिलना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक देते जाए, तो जाके एक मोटिवेशन मिलती है। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बात कर रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स की, कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स भारतीय नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया और कौन सा फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, अननोन है इसके बारे में, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, टेक दिस क्लास। इस क्लास को देखिए और देखने के बाद आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ फॉरेनर्स यानी विदेशियों के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट्स जो है वो मौजूद है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा कि फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स मैंने इस साइड में लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये पूरी की पूरी तरह से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और इधर वाला जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। यानी कि ये वाला जो फंडामेंटल राइट्स है ये फॉरेनर के साथ साथ भारतीय नागरिकों के साथ साथ ये फॉरेनर्स को भी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये है सबसे मतलब ये क्या करता है। फर्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी ये प्रतिषेध है, भेदभाव करना प्रतिषेधित किया गया है, यानी रोका गया है। किस आधार पे? लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो ये गलत है। ये आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 15 हमें बताता है 15 कि इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए मौजूद है। यहाँ पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। यानी ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ फॉरेनर्स को भी प्राप्त है। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14 बोलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14 बताता है। आर्टिकल 14 क्या बताता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दिया गया है सारे, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देश का हो, अपने देश के, यानी अपने देश के नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो या वो विदेशी हो, उन दोनों को समता का अधिकार दिया गया। यानी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दिया गया। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फिर 2 में दिया गया यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सबको एक समान लोक नियोजन के विषय में अवसर जो है वो सबको एक समान अवसर दिया जाएगा। ये आर्टिकल क्या बोलता है? आर्टिकल 16। और ये आर्टिकल है ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन से रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20 बोलता है। यानी प्रोटेक्शन से रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20 बोलता है। यानी आर्टिकल 20 ये बोलता है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधों के लिए
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ये आर्टिकल 20 करता है, यानी ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ फॉरेनर्स के लिए भी मौजूद है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकेंड है असेंबली, थर्ड है एसोसिएशन, फोर्थ है मूवमेंट, फिफ्थ है रेजिडेंस एंड सिक्स है प्रोफेशन। ये आर्टिकल 19 बताता है। आर्टिकल 19 क्या बताता है? विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण होता है या निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। ये संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, ये आर्टिकल 19 देता है। ये आर्टिकल जो है ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए मौजूद है। ओके, और फिर जो 21 है क्या बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 यानी प्राण की और दैहिक जो स्वतंत्रता उसका संरक्षण प्रदान करता है ये आर्टिकल 20, यानी आपकी जान की रक्षा और आपकी पर्सनल लिबर्टी जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दिया गया है, चाहे आप विदेशी हो या भारतीय नागरिक हो, दोनों को ये प्राप्त है। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या बताता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा या संस्कृति संबंधी अधिकार, यानी यह बताता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार देता है। कौन देता है? ये आर्टिकल 29 यानी 29वां जो आर्टिकल्स है ये देता है, यानी ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए मौजूद है, जो भारत के नागरिक है उन्हीं को देता है। फिर यहाँ पे देता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में देता है, चाहे आप भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी हो, दोनों को ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है, आर्टिकल 21A। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या बोलता है कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है। यह आर्टिकल स्थापना का अधिकार देता है। यह आर्टिकल क्या देता है? आर्टिकल 30। फिर यहाँ पे हम लोग है कि कुछ मामलों में हिरासत या नजरबंदी हेतु संरक्षण, यानी कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी हेतु संरक्षण ये प्रदान करता है, आर्टिकल 22, यानी 22वां जो आर्टिकल है, ये चाहे विदेशी हो चाहे अपने देश का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, ये दोनों को प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 हमें क्या बताता है कि बाल श्रम होते हैं या अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, यानी बाल श्रम या अवैध मानव व्यापार या मानव तस्करी के विरुद्ध प्रतिषेध, यानी उस पर प्रतिबंध लगाता है कि किसी भी बालक को किसी फैक्ट्री में 18 वर्ष से कम या उसको फोर्स्ड लेबर मतलब जबरदस्ती उससे काम नहीं करवाया जा सकता है और मानव की तस्करी नहीं की जा सकती है, उस पर प्रतिषेध करता है आर्टिकल 23। फिर पॉइंट नंबर 7 में ये फॉरेनर को और नागरिक को, भारतीय नागरिक को, यानी विदेशियों और भारतीय नागरिक को, दोनों को ये प्राप्त है। फिर पॉइंट नंबर 7 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 24A बोलता है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखानों आदि में बच्चों के कार्य करने पे प्रतिषेध लगाया गया, जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हो वो उसमें काम नहीं कर सकता है। फिर है ये आर्टिकल 24, ये फॉरेनर को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। फिर पॉइंट नंबर 8 में देखते हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 ये बोलता है कि धर्म की
अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, धर्म की अभिवृद्धि के लिए के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता देता है। यह आर्टिकल जो है आर्टिकल 25 में दिया गया है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 9 में कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या बताता है कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनको संचालन की ये स्वतंत्रता देता है। ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। फिर यहाँ पे देखते हैं फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशंस ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 27 ये हमें बताता है कि किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, यानी किसी भी धर्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है तो उसे कर से छूट रखा गया, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। फिर आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 ये बताता है कि कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता देता है, यानी कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। ये आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 जो है ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो फ्रेंड्स आज जो था, आज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया कि कौन सा आर्टिकल्स भारत के नागरिकों के लिए प्राप्त है और कौन सा आर्टिकल्स विदेशियों के लिए प्राप्त है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आई होप दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी वेल एंड यू आर गेटिंग माय पॉइंट इन अ वेरी गुड वे, यानी कि मुझे उम्मीद है कि मैंने जो समझाया है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताओ, और आप मुझे उम्मीद है कि आप इसे काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये फंडामेंटल राइट्स के कुछ भाग थे, ये आर्टिकल्स थे कि कौन सा आर्टिकल्स किस के लिए मौजूद है, यानी विदेशियों के लिए कौन सा आर्टिकल्स मौजूद है और हमारे देश के नागरिकों के लिए कौन सा आर्टिकल्स मौजूद है। हमने तो ये देख लिया। अब नेक्स्ट मतलब क्लासेस में हम और भी इस पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टुडे आई थिंक दैट मुझे क्लास को यहीं पर ख़त्म करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत सारे मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो मुझे इतना मतलब प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही मैं अपने काम को जारी रखूँगा और बस आप लोगों का मोटिवेशन मुझे चाहिए। आप लोग मोटिवेट रहिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और देखिए कि मैं कैसे कैसे क्लासेस यहाँ पे लेके आता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आऊँगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। सी यू लेटर, सी यू टू ऑल ऑफ यू later. I mean to say that in the next class we are going to see I'm going to see to all of you. Okay, तो यहीं पे क्लास को खत्म किया जाता है। जय हिंद।